दरक रही हैं चट्टानें, पर्वत में पड़ी दरारें। आसमान से बूंद नहीं अब बरसेंगे अंगारे। धीर हिमालय पिघल पिघल अंगार उगलने वाला है। नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम और हम बात कर रहे हैं देश की जो वर्तमान स्थितियां बनी हुई है और इस सब में सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाए हुए कॉलेजियम की वजह से जो देश को नुकसान उठाने पड़ रहे हैं और इस सब के ऊपर उपराष्ट्रपति महोदय ने जो तीखे सवाल उठाए हैं उससे भी देश की आज राजनीति और समाज दोनों ही भूचाल जैसी स्थिति में आ गए हैं। इस कड़ी में निशिकांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया और सवाल उठाया कि आज वक्फ के नाम पर विरोध के रूप में जो अराजकता फैलाई जा रही है, जो हिंसा हो रही है, जान माल की क्षति पहुंचाई जा रही है देश को, उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को जिस तरीके से डील किया है वो उचित नहीं है। इस पर भी तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने आप को और पार्टी को निशिकांत दुबे के बयानों से अलग कर लिया, लेकिन ये तो निश्चित है कि अब देश में सुप्रीम कोर्ट जो कुछ कर रहा है या पिछले 30-35 सालों से जो करता आ रहा है उस पर सवाल उठने लगे हैं। अब लोग अपनी बात उठाने लगे हैं और ये उठना भी चाहिए। लोकतंत्र में सभी की जवाबदेही होनी चाहिए। संविधान ने चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो या फिर न्यायपालिका हो, इन सब को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया है। लेकिन कार्यपालिका तो जवाबदेह है, 5 साल में चुनाव होते हैं, सरकारें बनती है, उनको जवाब देना पड़ता है, जनता अपनी राय व्यक्त करती है। वही स्थिति विधायिका की है। लेकिन ज्यूडिशरी इन सब चीजों से ऊपर हो गई है या उसने अपने आप को अपने इस पूरे जवाबदेही से ऊपर कर लिया है। और ये सब हुआ कैसे है, किन परिस्थितियों में हुआ है, ये हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि 1984 के बाद देश में किसी भी सरकार को या किसी भी पार्टी को अपने दम पर बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। यानी कि यहाँ पर गठबंधन की राजनीति शुरू हुई और उस सरकार की कमजोरी का फायदा उठाया देश के कुछ वकीलों ने और उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस के साथ मिलकर कॉलेजियम नाम का एक ऐसा सिस्टम देश पर लाद दिया जिसका कोई दूसरा उदाहरण पूरी दुनिया में देखने को नहीं मिलता है। सारी दुनिया में, जैसा हम आपको एक वीडियो में बता चुके हैं, कि कहीं भी कॉलेजियम जैसी व्यवस्था नहीं है। अमेरिका हो, जर्मनी हो, रूस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ब्राजील हो, अर्जेंटीना हो या फिर यूके, फ्रांस जैसे देश हो, इन सभी के अंदर जो जजेस की नियुक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट के या फेडरल कोर्ट के, वो सब की सब नियुक्तियां विधायिका या कार्यपालिका के द्वारा ही होती हैं। और उन सब में सबसे बड़ी भूमिका होती है प्रेसिडेंट की, यानी कि जो राष्ट्र प्रमुख होता है वही इन सब की नियुक्तियां प्लस इन पर निगाह रखने का, और अगर कोई इनमें से कुछ गलत काम हो जाता है तो उस पर कार्रवाई करने और करवाने का काम भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही होता है। लेकिन हमारे देश में इन वकीलों ने मिलकर 3 जजेस के केस आए, जिसमें से सेकंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस के मार्फत तमाम ऐसे बदलाव कर लिए जो कि संविधान में जिनका कहीं भी जिक्र नहीं था। उसकी वजह से कॉलेजियम बना और कॉलेजियम की वजह से आज जिस तरीके से हाई कोर्ट्स के अंदर, सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर जजों की नियुक्ति की जाती है वो पूरी तरीके से सवालों के घेरे में है। और इसी के ऊपर अब देश में चर्चा होना जरूरी है, क्योंकि अगर इसको नहीं तोड़ा गया, इसको अगर सही तरीके से सुधार नहीं किया गया तो स्थिति और ज्यादा भयानक हो सकती है। जिसका एक ताजा उदाहरण सामने आया कि जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस आर माधवन की बेंच ने, जो कि डिवीजन बेंच थी, एक ऐसा फैसला दे दिया जो सीधे तौर पर भारत की एकता, अखंडता को प्रभावित करने की दिशा में एक खतरनाक कदम कहा जा सकता है। ये हम किसी बैर या किसी स्पेकुलेशन के आधार पर नहीं करें, हम इसके कारण भी आपको बता दें। ये जो फैसला लिया गया है इसमें यह कहा गया है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति किसी भी बिल को जो किसी विधानसभा ने पास किया है मैक्सिमम 4 महीने तक ही रोक सकते हैं और उस लिमिट के बाद में वो जो विधेयक है स्वतः ही यानी ऑटोमेटिकली कानून का रूप ले लेगा।
इसके खिलाफ अगर कहीं चर्चा हो सकती है, समीक्षा हो सकती है, तो वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। हमने आपको बताया कि जस्टिस पारदीवाला के पिताजी गुजरात विधानसभा के कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, यानी कि उनकी जड़ें कांग्रेस में हैं। आर महादेवन की स्थिति यह है कि ये डीएमके सरकार के लिए सरकारी वकील रह चुके हैं तमिलनाडु में लंबे समय तक के लिए, यानी कि उनके लिंकेज भी आप लगाना चाहें तो डीएमके से स्थापित हो जाते हैं। अब सवाल वो आता है जो उपराष्ट्रपति ने उठाया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फॉर्मेशन है उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो प्रेसिडेंस रखी हुई है उसके आधार पर कम से कम 80 से 90% जज जो इस समय हो सुप्रीम कोर्ट में उसमें उस बेंच में होने चाहिए और उनके बहुमत के द्वारा कोई भी संवैधानिक समीक्षा होनी चाहिए। लेकिन देखने को क्या मिल रहा है कि जब से यह कॉलेजियम सिस्टम आया है, यानी कि देश में जब से गठबंधन सरकारों का कमजोर राजनीति का दौर शुरू हुआ, तभी से इस तरीके का मामला देखने को आया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनती है वो 5 या 7 जजों की बनती है और उसमें भी सबसे बड़ा डिसीजन होता है सीजेआई का। सीजेआई ये डिसाइड करते हैं कि कौन जज उस बेंच में होगा और कौन नहीं होगा। वहां सीनियरिटी से ये डिसाइड नहीं होता है, वहां किसी अन्य वजह से डिसाइड नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ सीजेआई डिसाइड करते हैं, जिसका हमने उदाहरण भी दिया था कि 2016 से 18 के बीच में जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस स्थापित हुई या उनको रखा गया उनमें 39 में से 21 में डीवाई चंद्रचूड़ को, जो उस समय जूनियर जज थे सुप्रीम कोर्ट में, उनसे सीनियर जजेस थे तमाम, उसके बावजूद 21 बेंचेस के अंदर डीवाई चंद्रचूड़ को शामिल किया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। यानी कि यहां जब संविधान की चर्चा या समीक्षा करने की बात आती है तो सीजेआई और उनके जो सीनियर जजों का एक कॉलेजियम है वो डिसाइड करता है कि कौन लोग इस पर चर्चा करेंगे, कौन लोग इस पर निर्णय लेंगे। अगर यहां पर प्रेसिडेंस को ये लोग फॉलो करते और उस स्थिति में आप अगर 19 की बात करें तब भी कम से कम 25 से 27 जज उस बेंच में होने चाहिए थे, और अगर अब की बात करें तो जो भी बेंच संविधान की समीक्षा करे, संविधान के उपबंधों या अनुबंधों की समीक्षा करे, उसमें कम से कम 27 से 28 जज होने चाहिए, क्योंकि पहली जो बेंच थी उसमें उस समय की स्ट्रेंथ 8 थी और जजों की संख्या 7 थी। केशवानंद भारती केस, जिसमें के बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाला कंसेप्ट दिया गया, डॉक्ट्राइन दिया गया, उसमें भी 13 जज थे और उस समय सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ थी वो थी 14। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है और पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच तो 5 जजों की बेंच भी नहीं है, या तो 2 ही जज हैं और दोनों भी सीनियर मोस्ट नहीं है, वो जूनियरिटी में आते हैं। हालांकि पारदीवाला 28 में भारत के सीजेआई बन जाएंगे। ये देश के लिए एक बहुत कठिन समय होने वाला है। अब आते हैं उस फैसले पर कि उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। अब आप सोचिए कि जैसे केजरीवाल दिल्ली में बहुत ज्यादा पार्टी सीटें जीत के मुख्यमंत्री बन गया था। हालांकि दिल्ली में ये कानून लागू नहीं होगा क्योंकि वहां एलजी है और एलजी के पास ज्यादा अधिकार होते हैं। लेकिन आप सोचिए कि पंजाब की सरकार अगर कोई भी ऐसा विधेयक पास कर देती है जिसमें वो खालिस्तानियों को रियायत देती है या इसी तरीके के देश के खिलाफ जो गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा देने की छूट दे देती है, तो आप सोचिए कि 4 महीने ही उस विधेयक को राज्यपाल और राष्ट्रपति रोक पाएंगे और उसके बाद वो ऑटोमेटिक तौर पर एक कानून बन जाएगा। उसकी समीक्षा कौन करेगा? वही पारदीवाला जैसे लोग। तो उस स्थिति में देश को कितना नुकसान हो सकता है। स्टालिन ने भी वही किया कि जब 10 विधेयक को सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के द्वारा कानून मान लिया गया तो अब वो नया विधेयक लाने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम स्वायत्तता का विधेयक लेकर आएंगे और अगर वो ऐसा करते हैं तो राज्यपाल उसको 1 महीना और राष्ट्रपति केवल 3 महीना रोक सकते हैं, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली कानून बन जाएगा। इसी तरीके से भारत के दूसरे राज्य भी कर सकते हैं जहां के कांग्रेस या कम्युनिस्ट या दूसरी पार्टियों का शासन है, वो केंद्र सरकार के खिलाफ तमाम विधेयक लाकर, ममता बनर्जी भी ऐसा कर सकती है, वो बांग्लादेशियों को आरक्षण दे सकती है, बांग्लादेशियों को विशेषाधिकार दे सकती है, या फिर ममता बनर्जी ये कानून भी पास कर सकती है कि बंगाल में अगर कोई जय श्री राम का नारा लगाएगा तो उसको 6 महीने की सजा होगी।
और उस कानून को न राज्यपाल रोक पाएंगे न राष्ट्रपति, केवल 4 महीने का डिले कर सकते हैं और उसके बाद वो विधेयक कानून का रूप ले लेगा, क्योंकि जस्टिस पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने ऐसा एक असंवैधानिक आदेश सुना दिया है। अब इसको लेकर केंद्र सरकार रिव्यू पिटीशन फाइल करेगी। एक रास्ता तो ये है, या फिर सीजेआई इस पर एक नई संवैधानिक बेंच का गठन करे और इस फैसले को पलटे, क्योंकि इसका पलटा जाना जरूरी है देश की एकता और अखंडता के लिए। अन्यथा इस देश में जो संघीय ढांचा खड़ा किया गया है, संविधान का आर्टिकल 2 जो कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, इस देश के ज्यादातर विपक्षी पार्टियों द्वारा शासित प्रदेश अपनी अपनी स्वायत्तता घोषित कर देंगे या फिर ऐसे ही अटपटे विधेयक पास कर देंगे। जैसे मान के चलिए कि अगर तमिलनाडु में स्टालिन की पार्टी ऐसा कोई विधेयक ले आती है कि तमिलनाडु में हिंदी बोलने पर 6 महीने की सजा होगी, या फिर अगर आपने हिंदी बोली तो आपको इतने जुर्माना देना पड़ेगा, और वो विधेयक भी 4 महीने के, इस जो नया रूल या नई रूलिंग दी है सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने, उसके आधार पर कानून बन जाएगा। और उस कानून को अगर कहीं चुनौती दी जा सकती है तो वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट होगा। अब इस पूरे के पूरे हंगामे के या जो विवाद है उसके दूसरे पहलू पर आई है। सुप्रीम कोर्ट एक तरफ राष्ट्रपति को टाइमलाइन गिना रहा है, लेकिन अपने लिए इनके पास कोई टाइमलाइन नहीं है। वो सरकार से जवाबदेही चाहते हैं, वो विधायिका से जवाबदेही चाहते हैं, लेकिन अपनी जवाबदेही पर उन्होंने बहुत बड़ी चुप्पी साध रखी है, या फिर कह सकते हैं कि मुंह में दही जमा रखा है। शांति भूषण और प्रशांत भूषण, जो कि बहुत ज्यादा मुखर लिबरल कहे जाते हैं, वो पिछले 10-15 सालों से ये बार बार कह चुके हैं कि देश के आधे से ज्यादा सीजेआई करप्ट रहे हैं। वो ये दावे करते हैं कि ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट के जजेस करप्ट हैं। और अभी भी जो हमने एक जिक्र किया था कि जो अभी तीसरे नंबर पर सीजेआई बनेंगे, उनके ऊपर पिछले 13 साल से करप्शन के चार्जेस हैं, करप्शन के आरोप हैं। न कोई जांच हुई, न किसी तरीके का उस पर विवाद हुआ और न कहीं चर्चा हुई, और अब वो करीब 1.5-2 साल बाद के लिए वो सीजेआई बन जाएंगे देश के। अभी जो जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला सामने आया, यशवंत वर्मा को हम तो कहेंगे भारत रत्न देने की जरूरत है, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने यहाँ इतना सारा कैश, इतनी कैश की बोरियां रख के देश की आंखें खोल दी हैं। अगर वो घटना नहीं हुई होती, उनके घर पर नोटों की होली नहीं जली होती, तो इतने बड़े स्तर पर कॉलेजियम पर सवाल नहीं उठ रहे होते, सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल नहीं उठ रहे होते, और न ही चर्चा बनती। हालांकि जगदीप धनखड़ साहब जैसे लोग तो इस बात को पहले से उठा रहे थे, वो राज्यसभा में कई बार कह चुके हैं। और अब एक और हास्यास्पद बात देखने को मिल रही है कि कपिल सिब्बल हो, अभिषेक मनु सिंह भी हो, या दूसरे इसी तरीके के सलमान खुर्शीद टाइप के सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, ये कह रहे हैं कि देखिए ये जो कहा जा रहा है वो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का अपमान है। ये लोग कानून की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, लेकिन ये लोग देश में रूल ऑफ कोर्ट लागू कराना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो धनखड़ साहब ने कहा है कि ये सुपर संसद बनने की कोशिश कर रहा है, मैं तो कहता हूं कि ये रूल ऑफ कोर्ट लागू करने की कोशिश की जा रही है। भारत की जो सॉवरेंटी है वो देश की जनता में निहित है, यानी कि सॉवरेंटी ऑफ इंडिया लाइज इन द पीपल ऑफ इंडिया, नीदर इन द प्रेसिडेंट नॉर इन द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अब उस सॉवरेंटी को चुराने की या उसका अतिक्रमण करने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जा रही है, जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है। वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, न तो सर्विस में रहते हुए और न सर्विस के बाद ही। आप देखेंगे कि पिछले 25-30 सालों में कितने भी जघन्य आरोप सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर या सीजेआई के ऊपर लगते रहे हो, लेकिन किसी के भी खिलाफ आज तक कोई एफआईआर नहीं हुई है, रिटायर होने के बावजूद। अभी एक ताजा मामला सामने आया कि किस तरीके से डीवाई चंद्रचूड़ ने तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत देने के लिए एक ही दिन में 2 स्पेशल बेंचेस गठित कर दी। पहली बेंच ने उनको जमानत देने से मना कर दिया, तो शाम को चंद्रचूड़ महोदय ने एक और बड़ी बेंच गठित कर दी और उसने तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत दे दी, क्योंकि उसके वकील कपिल सिब्बल थे।
यानी कि यहाँ पर अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो कॉलेजियम का रूल नहीं चल रहा है। यहाँ कुछ आधा दर्जन वकील है जो कि ज्यादातर कम्युनिस्ट या कांग्रेस बैकग्राउंड से आते हैं, उन्हीं के द्वारा ये सब खेल या षड्यंत्र पूरे देश में कराया जा रहा है और उसका परिणाम अब और भयानक स्थिति ले सकता है। जैसा कि इस पारदी वाला केस ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी विधानसभा अगर कोई विधेयक पार कर देगी, चाहे वो संविधान के खिलाफ हो, चाहे वो देश के खिलाफ हो, चाहे बहुसंख्यक समाज के खिलाफ हो, उसको कानून मान लिया जाएगा 4 महीने के अंदर। और फिर देश में किस तरीके की स्थिति पैदा होगी, किस तरीके का गृह युद्ध जैसा माहौल बन जाएगा, उसी की तरफ निशिकांत दुबे ने इशारा किया। हालांकि उन्हीं की पार्टी ने अब उनसे किनारा कर लिया है, लेकिन ये जो सवाल है अब जनता को पूछना चाहिए। हम चाहते हैं कि जनता इस पर जागरूक हो। और मित्रों, एक और बात समझ लीजिए, हम जो वीडियो बनाते हैं हमारा सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य है कि देश में जागरूकता आए। हमें जो लोग पहले से जानते हैं, हमारा पूरा जीवन इसी में लग गया है। हम देश और समाज की ही लड़ाई लड़ते रहे हैं। हमने कभी सत्ता वालों से कोई दोस्ती नहीं की, किसी से दोस्ती नहीं। हमारी दोस्ती सिर्फ देश की जनता से है, देश के हितों से है। आप लोग इस तरीके की चीजों को आगे फैलाइए, जागरूकता फैलाइए लोगों में। जितने ज्यादा जागरूकता फैलेगी तभी इस बुराई को, इस करप्ट सिस्टम को बदला जा सकता है, व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है। अन्यथा हम इसी तरीके से अंग्रेजों के बनाए हुए इस पूरे के पूरे जुडिशियल सिस्टम से इसी तरीके से प्रताड़ित होते रहेंगे। आप देख सकते हैं पूरे देश में 5.5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जजों की वैकेंसी है वो मोर देन 32% है। और तो और जस्टिस संजीव खन्ना और उनके 33 जजों ने मिलकर जो अभी प्रस्ताव पारित किया था कि जो भी हाई कोर्ट के जज है, सुप्रीम कोर्ट के जज है, वो अपनी अपनी संपत्तियां घोषित करेंगे। 1.5 महीना बीतने को है इस बात को लेकर भी, अभी तक केवल 15% से भी कम जजों ने अपनी संपत्तियां घोषित की हैं। और जिन्होंने घोषित की हैं वो भी सीए की मदद ली होगी। यानी कि ये लोग अभी अपनी उन संपत्तियों को छुपाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। और वो घोषित कर भी देंगे तब भी कुछ नहीं होना है, क्योंकि जब तक इस सिस्टम को बदला नहीं जाएगा, जजेस को, कॉलेजियम को, सुप्रीम कोर्ट को जनता के प्रति जवाबदेह नहीं बनाया जाएगा, तब तक ये स्थिति सुधरने वाली नहीं है। देश के गरीबों के केसेस ऐसे ही पेंडिंग पड़ते रहेंगे। केजरीवाल हो या राहुल गांधी, इनको जमानत मिलती रहेगी और ये लोग सब मिलकर देश को लूटते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।